बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट जी, सो क्विज आप लोग का हो गया है। मेरा ख्याल है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें आ जाना चाहिए सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी। सो लास्ट टाइम बेसिकली वी वर डिस्कसिंग द फीमेल एथलीट। ठीक है जी, और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हमने लास्ट कवर किया था। आज जो है हमने स्टार्ट करना है आयरन डेफिशिएंसी से। पेज नंबर इज 152 ऑफ योर बुक। आयरन डेफिशिएंसी हमने डिस्कस करनी है फीमेल एथलीट्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, जो फीमेल एथलीट्स हैं उनमें according to a survey 80% of elite female endurance athletes they were found to be iron deficient। ठीक है, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि जाहिर है female athletes are more at risk of developing iron deficiency or for that matter iron deficiency anemia। ठीक है। हाँ, एक बात यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपने जरूर ध्यान में रखना है, विच इज कि जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो हम जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को स्पोर्ट्स एनीमिया के साथ। देखो, एनीमिया इज अ जेनेरिक टर्म, एनीमिया इज अ जनरल टर्म। एनीमिया बेटे बहुत तरह का होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, कॉपर सेंसिटिव एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सबकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं, सबकी डिफरेंट डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। ठीक है। प्रेगनेंसी का एनीमिया होता है। ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, पेन एनीमिया उसको कहते हैं, उसकी वजह से एनीमिया होता है। एक और एनीमिया होता है जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स एनीमिया। और हम नॉर्मली जब एथलीट्स के अंदर सर्विस करते हैं या एथलीट्स के साथ काम करते हैं तो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को और स्पोर्ट्स एनीमिया को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। अब आपका ऑब्वियस क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि स्पोर्ट्स एनीमिया होता क्या है। तो आपको पता है, पहले हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर लेते हैं क्विकली। आपको पता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की बेसिकली डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। और वो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी की नीड्स को मीट नहीं कर सकता, और वो नॉर्मली 12 से कम रेंज के ऊपर होते हैं, 12 ग्राम्स पर 100 ml से कम के ऊपर होते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स एनीमिया जो है बेसिकली उसके अंदर भी देयर इज अ लो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, लेकिन वो एक्चुअली एनीमिया नहीं होता। अच्छा, वो होता क्या है? वो बेसिकली बॉडी की एक एडेप्टेशन है एरोबिक एक्सरसाइजेस के अंदर जो बॉडी करती है, उसकी वजह से वो स्पोर्ट्स एनीमिया होता है। और वो एडेप्टेशन है क्या? वो एडेप्टेशन ये होती है कि जब आप बहुत ज्यादा रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग या एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, जब ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डाइल्यूटेड हो जाएंगे। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया ना, तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स डाइल्यूट हो जाएंगे। मैं देख लेता हूँ बेटे पिछली अटेंडेंस में। ठीक है। उनके डाइल्यूट होने की वजह से जब आप हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन लेवल्स आपको लो नजर आते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, दे हैव जस्ट बीन डाइल्यूटेड। हीमोग्लोबिन लेवल्स लो नहीं हुए, इनफैक्ट वाटर यानी जो वाटरी कंटेंट है, जो आपका ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम है, वो इंक्रीज कर गया। ठीक है। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं स्पोर्ट्स एनीमिया। तो वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड स्पोर्ट्स एनीमिया। तो जब भी हम चेक कर रहे हैं एथलीट का तो हमने इस डिफरेंशिएशन को जरूर अपने माइंड में रखना है। ठीक है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वैसे तो आपको पता है इन जनरल क्या कॉजेज हैं। फॉर एग्जांपल पुअर इनटेक ऑफ आयरन है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन है, पुअर एसिमिलेशन ऑफ आयरन है, फिर आयरन लॉसेस होते हैं। ये सारी कॉजेज होती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो वहां पे स्पेसिफिकली कुछ थोड़ी सी कॉजेज डिफरेंट होती हैं इन एडिशन टू दीज कॉजेज। वो क्या क्या है जी? वो सबसे पहले हैं ट्रेनिंग इफेक्ट्स। अच्छा, ट्रेनिंग इफेक्ट्स में नंबर 1 होता है हीमाटूरिया। Hematuria is a condition in which there is blood loss through urine. Hematuria, hema means blood and urea means urine के थ्रू। ठीक है। सो फीमेल डिस्टेंस रनर्स जो होती हैं उनमें नॉर्मली ये होता है कि जो ब्लैडर के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ लाइनिंग होती है उसकी ब्रूजिंग हो जाती है, और उसकी ब्रूजिंग होने की वजह से ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली लीक डाउन करता रहता है थ्रू यूरिन। ठीक है। पहली रीजन तो हो गई हीमाटूरिया। सेकेंड रीजन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया, अगेन जैसे नाम से टर्मिनोलॉजी से पता चल, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन थ्रू यूरिन।
ठीक है। वो नॉर्मली क्यों होता है? वो नॉर्मली होता है जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी फीट को स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट हार्ड सर्फेसेस, या फिर आपकी गेट बहुत खराब होती है। गेट मीन्स वो जो द वे यू वॉक, द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक, तो जब वो बहुत खराब होती है तो उसकी वजह से आपके जो सोल के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन बहुत कॉमन होती है। तो उसकी वजह से फिर हीमोग्लोबिनूरिया भी हो सकता है, और हीमोग्लोबिनूरिया अगर बहुत ज्यादा हो तो फिर जाहिर है आपको ब्लड लॉस हो सकते हैं। अच्छा, अब अगेन जैसे फॉर एग्जांपल टेनिस की अगर हम बात करें, जो लॉन टेनिस होता है, अगेन उसके अंदर आपके जो फीट हैं वो बहुत हार्ड स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट द फ्लोर, तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है सोल्स के अंदर से। ठीक है, तो ये वो कंडीशंस हैं स्पेसिफिक। अच्छा, फिर डिस्टेंस रनर्स में एक तीसरा प्रॉब्लम ये होता है, ट्रेनिंग इफेक्ट्स की हम बात करें, कि जो ब्लड लॉस है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी हो सकता है। और वो फॉर एग्जांपल जब डायरिया होता है तो वो ब्लड जो है वो स्टूल्स के साथ जब स्टूल्स पास आउट करते हैं तो उसके साथ ब्लड लॉस भी होता है। ठीक है, और उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एथलीट्स के अंदर हो सकता है। और फिर सेकंड ऑब्वियस कॉज है, फर्स्ट ट्रेनिंग इफेक्ट्स हो गई, सेकंड ऑब्वियस कॉज जो है जाहिर है डाइट है। फीमेल एथलीट्स ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी डाइट को लेके, और वो नॉर्मली उनका जो 18 मिलीग्राम्स का, एडल्ट्स का आपको पता है एडल्ट फीमेल्स का जो आरडीए है आयरन का वो कितना होता है, 18 मिलीग्राम्स होता है, और मेल्स का जनाब कितना होता है, 8 मिलीग्राम्स होता है। सो जो फीमेल एथलीट्स हैं वो नॉर्मली ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी डाइट को लेके, और वो उनका जो इनटेक होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको आयरन डेफिशिएंसी नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर ये भी होता है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक और डाइट के अंदर कॉज है। आपको पता है आयरन का जो बेस्ट सोर्स है वो एनिमल सोर्सेज होते हैं, हीम सोर्सेज होते हैं, जो रेड मीट हो गया, फिर चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, और यही वो वाले सोर्सेज हैं जो फीमेल एथलीट्स नॉर्मली अवॉइड करते हैं सो दैट वो कहीं वेट उनका गेन ना हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर उनको ज्यादा चांसेस होते हैं आईडीए के। सिम्टम्स क्या हैं जी आईडीए के जो सिम्टम्स होते हैं, फटीग है, हेडेक है, लाइट हेडेडनेस है, ब्रेथलेसनेस बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अलावा भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके अंदर यही वाले सिम्टम्स हो रहे होते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड सम अदर मेडिकल कंडीशंस। तो उसके अंदर फिर हमें डेफिनेटली रिलाई करना पड़ता है बायोकेमिकल टेस्टिंग के। ठीक है, अच्छा, देन देयर इज अनदर स्मॉल कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा, अब ये क्या होता है? अच्छा, होता ये है कि कुछ एथलीट्स के अंदर लो फेरिटिन लेवल्स होते हैं कंपेयर टू नॉन एथलीट्स। अच्छा, फेरिटिन जो होती है वो बेटे स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन होती है, ये चीज याद रखनी है। फेरिटिन क्या होती है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन होती है, यानी बॉडी जो आयरन को स्टोर करती है वो किस फॉर्म में स्टोर करती है? फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है, और फेरिटिन लेवल्स अगर 12 माइक्रोग्राम्स पर लीटर से नीचे चले जाएं तो फिर वो हम कहते हैं कि जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को वो डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन एथलीट्स में अगर फेरिटिन लेवल्स 12 से कम हो जाएं तो जरूरी नहीं है कि वो आयरन डेफिशिएंसी को ही डिनोट करें। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, यानी ये वाली जो कंडीशन है जिसमें फेरिटिन लेवल्स तो लो हैं एथलीट्स के, लेकिन उनके जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो नॉर्मल शो होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, और काफी सारी रिसर्चेस इसके ऊपर लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर हुई हैं, और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सामने आया है वो ये है कि लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी एक्चुअली आयरन सप्लीमेंटेशन की वजह से रेक्टिफाई नहीं है। ठीक है, और ये भी सामने आया है लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये अच्छा, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर तो एथलीट को लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी है तो फिर
उसकी परफॉर्मेंस पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और आयरन सप्लीमेंटेशन की वजह से वो इम्प्रूव भी नहीं करेगी उसकी परफॉर्मेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट है कैन आयरन सप्लीमेंट्स इंप्रूव परफॉर्मेंस? डेफिनेटली। अगर तो जेन्युइनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है एथलीट्स को, पहली बात तो ये कि उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगी बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस। सो अगर उनका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम रेक्टिफाई करते हैं सप्लीमेंटेशन के थ्रू, तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी। सप्लीमेंटेशन हम नॉर्मली क्या कैसे करते हैं, चाहे एथलीट्स हो चाहे कन्वेंशनल इंडिविजुअल्स हो, हम उनको देते हैं 200 milligrams of iron पर डे 1 मंथ के लिए, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली पाकिस्तान में जो चलता है वो 60 मिलीग्राम्स वाली बेटे टेबलेट आती है, उसको हम दिन में 3 टाइम देते हैं, सुबह दोपहर शाम, और वो 1 से 3 महीने तक हम रेकमेंड करते हैं, ठीक है। और वो नॉर्मली जो आयरन होती है वो फेरस सल्फेट की फॉर्म में आती है। मार्केट में भी सप्लीमेंट्स हैं, बहुत बेइंतहा आयरन के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आप फार्मेसी पे कहीं पे भी जाके कहेंगे जी फेरस सल्फेट का सप्लीमेंट देते हैं, वो आपको बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, वो आपको दे देगा। तो नॉर्मली जो रेजाइमन है वो 60 मिलीग्राम्स पर 60 मिलीग्राम्स थ्राइस अ डे, यानी पर मील हम उसको ले रहे होते हैं, ठीक है। जनरली हम ये एडवाइज करते हैं कि आयरन को आप एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करें, आयरन सप्लीमेंट को, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है आयरन की वो शार्पली इंक्रीज कर जाती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग होता यह है कि बहुत सारे लोगों को एम्प्टी स्टमक आयरन सप्लीमेंट्स लेने से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग सी या समटाइम्स डायरिया भी फील होता है। तो उसमें फिर ज़ाहिर है हम यही कहते हैं कि ओके आप खाने के बाद कंज्यूम कर लें, लेकिन उसके अंदर फिर उनके आयरन की एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होती है। Which foods contain iron? मेरा ख्याल है आपको पता होना चाहिए ये चीज़, बता भी देता हूँ एक दफ़ा क्विकली। आयरन 2 फॉर्म्स में आती है बेसिकली, एक हीम आयरन है, एक नॉन हीम आयरन है। हीम आयरन वो वाली आयरन होती है जो हमारी एनिमल सोर्सेज से आती है, जिसके अंदर हमारा एग है, ऑर्गन मीट्स हो गए, रेड मीट हो गया, वाइट मीट भी इवन फॉर दैट मैटर, ये सारे सोर्सेज हैं। जो नॉन हीम आयरन है हमारे प्लांट सोर्सेज हैं, जैसे लेंटिल्स हैं, हमारे जितनी तरह की भी दालें हैं हमारे पास, किडनी बीन्स हो गए, चिकपीस हो गए, सफ़ेद चने, काले चने, इन सारी चीज़ों में आयरन होता है। डेट्स में आयरन होता है। अच्छा, एप्पल में आयरन नहीं होता बिल्कुल भी, एप्पल की ब्राउनिंग आयरन की वजह से नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की, अच्छा एप्पल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। नो, एप्पल इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों में आयरन होता है। जो ज़ाहिर ज़्यादा बेटर सोर्स है वो हीम आयरन है, जो एनिमल सोर्सेज से आपको आयरन मिलती है। इसके अलावा आपको पता है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन का जो सबसे बड़ा हमारे पास सोर्स है दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी एक्ट्स एज एन आयरन एब्जॉर्प्शन एनहांसर। अगर आप आयरन के साथ विटामिन सी को लेते हैं, खास तौर पे नॉन हीम आयरन जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे दालें हो गई, चने हो गए, जब आप इनको कंज्यूम करते हैं तो मेक श्योर कि आप इसके साथ विटामिन सी जरूर कंज्यूम करें। लेमन की फॉर्म में वो हो सकता है, जैसे हम पाकिस्तानी स्टाइल के हिसाब से मैं बात करूं, किसी भी सोर्स से विटामिन सी आप लें और वो उसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह जब हम आयरन एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी टी या कॉफ़ी जो है उसके टेनिन्स वगैरह वो हिंडर करते हैं। तो बहुत टाइम्स ये हो रहा होता है कि लोग अपनी आयरन को सफिशेंट अमाउंट्स में ले रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसके साथ वो टी या कॉफ़ी जनरली ले रहे होते हैं। फाइटेट्स जो है, फाइटिक एसिड, वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को। सो उसमें फिर यही रिकमेंडेड है कि जब भी आपने टी या कॉफ़ी कंज्यूम करनी है तो वो आधा घंटा आप खाने के बाद उसको स्पेस आउट ज़रूर करें। हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली डेट शेक इज नॉट गुड। डेट शेक आप ले सकते हो बेटे। देखो ये होता है नॉर्मली जो इंटरेक्शन वाइज आप पूछ रहे हो यकीनन कि जी मिल्क से आपको कैल्शियम आ रहा है और डेट से आपको आयरन आ रहा है,
इस किस्म की जो इंटरेक्शन होती है ना वो नॉर्मली होती है उस लेवल के ऊपर जाके जहाँ पे बहुत ज्यादा सेचुरेशन हो दोनों न्यूट्रिएंट्स का ऑलरेडी बॉडी में। वहां पे फिर अगर आप ऐसी चीज लेते हो तो फिर उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही compete करेंगी एब्जॉर्प्शन के लिए, और मे बी एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही सही से एब्जॉर्ब ना हो। लेकिन अगर वो दोनों लेवल्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है आपकी बॉडी में तो फिर आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि डेट शेक हम कहें कि इट्स अ पुअर ऑप्शन। आप ले सकते हो डेट शेक, और उससे आपको कैल्शियम और आयरन दोनों ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों के लेवल्स बहुत ज्यादा सेचुरेटेड ना हो आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। देखो इसकी ये भी एग्जांपल है, जब हम मल्टीविटामिन लेते हैं तो मल्टीविटामिन में आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होता है, और सारे डाइवेलेंट मेटल आयंस जो हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मेटाबॉलिक पाथवे यूज करते हैं। ठीक है। बट वहां पे हम 1 कप मिल्क एंड 2 to 3 डेट्स विल गो वेल। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ले सकते हैं। सो मल्टीविटामिन में भी हम आयरन कैल्शियम जिंक एट द सेम टाइम ले रहे होते हैं, तो वहां पे भी इंटरेक्शन नहीं होती क्योंकि बहुत माइन्यूट अमाउंट्स के अंदर एडेड होते हैं। ठीक है। तो आप 1 कप मिल्क के अंदर अगर 2 डेट्स लेते हो तो ठीक है, वो कोई ऐसा आपको हिंडर नहीं करेगी ऐसी कोई एब्जॉर्प्शन। बाकी ये डेफिनेटली है कि आयरन का जो सुप्रीम सोर्स है वो हीम आयरन ही रहता है, क्योंकि वो आपको फेरस फॉर्म में आयरन दे रहा होता है। फेरस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे करेक्टली याद है तो आई थिंक 30% तक एब्जॉर्प्शन होती है फेरस फॉर्म में, और 5 to 8% होती है फेरिक फॉर्म में। और फेरस जैसे मैंने अभी बताया कि वो आपको हीम आयरन से मिलता है। और अगर कोई आपसे कभी पूछे कि फेरस फॉर्म क्यों बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, वो इसलिए क्योंकि वो ज्यादा रेडिली सॉल्युबल फॉर्म है बॉडी में। ठीक है। फेरस आयरन, फेरस फॉर्म की जो आयरन, ठीक है, वो बॉडी में ज्यादा रेडिली सॉल्युबल है, इस वजह से वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है। अच्छा जी, फिर फीमेल एथलीट्स की ज़ाहिर हम बात करें तो सर्टेनली फीमेल एथलीट्स में बिकॉज दे आर क्वाइट वेट कॉन्शियस तो बहुत ज़्यादा लो फैट लेवल्स भी होते हैं समटाइम्स। तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो फैट लेवल्स आर डेफिनेटली नॉट रियली गुड। अगर तो वो एक कंसिडरेबली लो हैं तो फिर ठीक है, फिर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ड्रास्टिकली लो लेवल्स के ऊपर हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर ये है कि वेट गेन जो फीमेल्स प्रेग्नेंट फीमेल एथलीट हैं उसका जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्रोप्रिएट वेट गेन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे नॉर्मली जो रिकमेंडेड होता है वो ये है कि अगर आपका नॉर्मल वेट के साथ आपने प्रेगनेंसी स्टार्ट की है तो 12 to 16 किलोग्राम्स आपका वेट बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दोज 9 मंथ्स। 12 to 16 किलोग्राम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका वेट बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर आपने प्रेगनेंसी जब हुई है और आप अंडर वेट हैं एज ए फीमेल एथलीट में बात करूं तो फिर आपको 12 to 18 किलोग्राम्स इंक्रीज करना चाहिए। और जनाब अगर आप ओवर वेट हैं तो फिर 7 to 12 किलोग्राम्स आपका इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। तो ये नॉर्मल रिकमेंडेड लेवल्स हैं जो वेट गेन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होनी चाहिए। सो ये वेट गेन इंपॉर्टेंट है। सो अगर तो ये वेट गेन नहीं होता तो फिर काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके बेबी के ऊपर भी आ सकते हैं। जो वुड बी बेबी है वो शॉर्टर इन लेंथ होगा जब वो पैदा होगा, उसका हेड सर्कमफेरेंस स्मॉलर होगा, ब्रेन इफेक्ट होने का चांस होता है उसके अंदर। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वही मेजर जो रीजन है फीमेल एथलीट्स के अंदर वो बिकॉज दे आर क्वाइट ओवर कॉन्शियस, तो उसके अंदर फिर उनकी वेट गेन समटाइम्स प्रॉपर नहीं होती। ठीक है। वेट गेन के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में भी हैं, जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका अदर देन फीमेल एथलीट्स भी अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो आप वो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, बट ऑब्वियसली एज अ सेकेंड ऑप्शन। ठीक है जी। अच्छा, हाउ मच वेट गेन शुड बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने आपको बता दी। अच्छा, हाउ मेनी कैलोरीज शुड अ प्रेग्नेंट वुमन कंज्यूम?
अच्छा, आपकी बुक में जो रेफरेंस दिया हुआ है वो यूके रेफरेंस है और उसके अंदर वो कोई सिवाय थर्ड ट्राइमेस्टर के 200 कैलोरीज ऐड करने के वो नॉर्मली यूके में रेकमेंड नहीं करते, बट हम इंटरनेशनल रेफरेंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो आपको पता है, मे बी आपने एमपीएम में पढ़ा होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नॉर्मली कोई एडिशनल कैलोरीज रिक्वायर्ड नहीं होती, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 350 एडिशनल कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर नॉर्मली कितनी 450, आई थिंक टू बी एग्जैक्ट कितनी 452 कहते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 450 कैलोरीज थर्ड ट्राइमेस्टर में एडिशनल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये वो वाली कैलोरिक टारगेट है जो एक फीमेल को ट्राई करना चाहिए अचीव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होता है, मे बी आपने एनएलसी में बेटे पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं ईटिंग फॉर टू। प्रेगनेंसी के पर्सपेक्टिव में मैं बता रहा हूँ, तो ईटिंग फॉर टू का मतलब हम लिटरली उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं कि दो लोगों का खाना, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लोग करते क्या हैं कि बीइंग प्रेग्नेंट दे थिंक कि अच्छा, दो लोगों के लिए खाना है तो इसका मतलब है जो भी हमारे सामने आएगा और जितनी भी अमाउंट में आएगा, क्योंकि हमने दो लोग के लिए खाना है तो लेट्स डबल दैट अमाउंट, ठीक है। तो ईटिंग फॉर टू का मतलब बिल्कुल भी नहीं। ईटिंग फॉर टू का मतलब ये होता है कि आपने इस तरह की चॉइसेस को पिक करना है, इस तरह की हेल्दी ईटिंग चॉइसेस लेनी है जो आपको और आपकी बेबी को रिक्वायर्ड है। यानी उसके अंदर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा इंटेक होना चाहिए, डेयरी का अच्छा इंटेक होना चाहिए, प्रोटीन का अच्छा इंटेक होना चाहिए, आयरन का अच्छा इंटेक होना चाहिए, विटामिन B12 का अच्छा इंटेक होना चाहिए, फोलेट या फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वो जरूर होनी चाहिए। तो ये वो वाले विटामिन डी और कैल्शियम, ये वो वाले सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड हैं, और आपने ऐसे फूड्स को पिक करना है, चूज करना है जो इन न्यूट्रिएंट्स में रिच हैं। डज नॉट मीन कि अगर आप एक समोसा खा रहे हैं तो आपने दो समोसे खाने हैं बिकॉज यू आर ईटिंग फॉर टू, ठीक है। तो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो ये चीज आपने जब भी आप काउंसिल कर रहे हो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को या फीमेल एथलीट को, तो आपने ये चीज को जरूर मेंशन करना है, ठीक है जी। जनरल न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस प्रेगनेंसी के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जरूर ऐड करना चाहिए डाइट में। मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं अगर इनटेक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, 400 माइक्रोग्राम्स, खास तौर पे फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर तक के अंदर। प्री प्रेगनेंसी अगर आपने उसको स्टार्ट किया है तो अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है उससे बर्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। और मैंने शायद आपको कई बार पहले बताया होगा कि प्रेगनेंसी के जो मल्टीविटामिन होते हैं उनमें नॉर्मली विटामिन ए नहीं होता। फिर इसी तरह से रॉ कुक्ड एग्स या रॉ कुक्ड मीट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से सैल्मोनेला पॉइजनिंग हो सकती है। So ये सारी जनरल गाइडलाइंस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीमेल एथलीट भी फॉलो कर सकती है, ठीक है जी। सो ये था जनाब हमारा फीमेल एथलीट का चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वैसे तो मेरा ख्याल बड़ा आसान सा टॉपिक था हमारा, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम अपना लेक्चर एंड कर सकते हैं। आप ठीक है, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। मैं फिर बेटा सेशन एंड करता हूँ, इंशाल्लाह ताला कल हम फर्दर फिर डिस्कस करते हैं। और ठीक है, दैट्स इट। ओके, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।